ऑनलाइन वालों सबको दिख रहा ना बेटा ढंग से? स्क्रीन देख पा रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत होगी तो बोलना है। लो भाई, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम तो बच्चे मैथ्स वाले +1 में पूरा चैप्टर है। अब फिजिक्स में पूरा चैप्टर तो हमें नहीं चाहिए, है ना बेटा? हमें चाहिए अपने काम का जो फिजिक्स में हमने एक स्पेशल केस बाइनोमियल थ्योरम का, जो कि हमने फिजिक्स में बार बार हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती रहेगी। और वो ये रहा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, वो ये रहा जी। ये बोलता है बाइनोमियल थ्योरम 1+x, में डार्क कलर लेता हूं कोई, 1+x होल रेज पार, अब देखिए एक चीज कंडीशन में बाद में लिखता हूं, रेज पार n इक्वल टू 1+nx। ऐसा तो नहीं होता यार, जैसे 1+x होल रेज पार 5 नहीं होता, लेकिन होगा कब? एक कंडीशन में, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। बेटा 1+x आपके पास मैंने लिखा, 1+x होल रेज पार n, अगर ऐसा आपने लिखा तो कोई पावर को सॉल्व करने के लिए नहीं फंसोगे, क्योंकि आप लोगों ने फॉर्मूले के जैसे a+b होल स्क्वायर ऐसे तो करते हैं ना, a² प्लस 2ab, a+b होल क्यूब भी आपने किया है। मृदुल, a+b होल क्यूब क्या था बेटा? a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab इंटू a+b के बराबर। चलिए 10th के भी सारे फॉर्मूले ना वो आपको पता होना चाहिए बेटा, वैसे मैंने यहाँ पे लिखवाने पर पता होना चाहिए। खैर 1+x होल रेज पावर n 1+nx लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन है x शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। ठीक है बच्चों, अगर x शुड इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तब तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 1+x होल रेज पावर -n, 1 - nx। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पावर से x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस इतना काम कर रहा हूं, और ये काफी आसान है। वैसे आगे टर्म्स और भी होती हैं, बाइनोमियल काफी बड़ा है, जैसे मैंने कहा पूरा चैप्टर है +1 में, पर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं एक स्पेशल केस कर रहा हूं बाइनोमियल का, और वो स्पेशल केस क्या है बेटा? वो स्पेशल केस ये रहा, इफ x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, देन 1+x होल रेज पावर n इज 1+nx, 1+x रेज पावर -nx क्या बेटा? 1 - nx, या फिर 1 - x होल रेज पावर n। बच्चों बोलो क्या लिखूं? ये भी 1 - nx, बस आपने पावर से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं। ठीक है बच्चों? और अगर मैं बोलूं 1 - x होल रेज पावर -n, तो बोलो क्या लिखूं? 1+nx के बराबर। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, इतना अभी याद करो। नेक्स्ट जब दोबारा से ये लेक्चर होगा तो बाइनोमियल के बारे में आइडिया थोड़ा और दूंगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो कुछ और है, लेकिन व्हेन x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू n, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो, कोई परेशानी इसमें हमें नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। सपोज आपसे ये कहा जाए कि कैलकुलेट 1001 रेज़्ड पावर 1/3। इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट क्वेश्चन देख पा रहे हो? कैलकुलेट 1001 रेज़्ड पावर 1/3, इस फॉर्म में लेके आना है, x शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, और फिर सॉल्व करना है। देखें आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। जिसके दिमाग में भी आइडिया आता है वो बोल देगा बेटा, ऑनलाइन वाला कोई बोलना चाहे बोल सकता है, क्या करें? 1001 होल रेज़्ड पावर 1/3 को सॉल्व करना है। आया किसी के दिमाग में? क्या किया बेटा? नहीं कर सकते आप, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 के साथ जो क्वांटिटी है दैट शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तेरे पास 1 के साथ 1000 आ गया, 1000 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। ऑनलाइन में कोई बोलना चाहे बेटा? नहीं, यहां देखें कोई बात नहीं। कैलकुलेट 1000 रेज़्ड पावर 1, तो 1001 को पहले आप लिख सकते हो क्या बेटा? इसको आप लिख सकते हो क्या बेटा? 1000 + 1, 1000 + 1 होल रेज़्ड पावर 1/3। पर ये तो बात नहीं बनी अभी।
क्योंकि ये आना चाहिए 1 प्लस एक्स एंड एक्स शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, राइट। तो मैं ऐसा करूं 1000 कॉमन निकाल लो बेटा। ये ऐसा है ना बच्चों, 1000 प्लस 1 था ना बेटा, 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। लेकिन अब 1000 कॉमन निकाल सकता हूं, और कॉमन जब निकालूंगा तो 1000 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 प्लस 1 बाय 1000, यही है ना बेटा। 1000 को 10⁻³ भी लिखा जा सकता है। करूं, हटाऊं इसको, ये समझ में आ गया? चलिए बेटा, अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको बोलूं कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, क्या इट इज इक्वल टू 10⁻³ मैंने कॉमन निकाला, 1 प्लस 1 बाय 1000 को क्या लिखूंगा 0.001। देखिए 1 बाय 1000 क्या लिखूंगा 0.001 चलेगा, क्योंकि अगर एक डेसिमल को एक तरफ शिफ्ट करूंगा तो आ जाएगा 0.01 बाय 10, एक और शिफ्ट करूंगा तो 1 बाय 100, एक और शिफ्ट करूंगा तो 1 बाय 1000। लिख सकता हूं बेटा पक्का? 0.01 को अगर ऐसे बोल सकते हो, 0.01 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 से डिवाइड करिए, क्या बन गया 1 बाय 1000। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कई बच्चों को 10th के बाद इसमें भी दिक्कत हो जाती है। आ रहा है? बहुत बढ़िया जी। बाकी भाई ऑनलाइन वालों सबको समझ पता चल रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए अब मैं इसको हटाने लगा हूँ और लिखने लगा हूँ क्या जो मैंने आपको बताया, 0.001 रेश पार क्या था बेटा 1/3, रेश पार 1/3, लेकिन रेश पार 1/3 सारा है वो, ये और ये रेश पार 1/3, राइट। अब 10⁻³ इंटू 1/3, 3 और 3 कैंसिल, सिर्फ 10 बच गया बेटा, 10 बच गया, अंदर बचा 1 प्लस 0.001 इंटू रेश पार 1/3। अब आ गया हुआ 1 प्लस एक्स होल रेश पार n, बिकॉज 0.001 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। अब बाइनोमियल में लगा सकते हो आप, और बाइनोमियल में लगाओगे तो क्या आएगा 10 इंटू 1 प्लस 0.001 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये आपका आंसर 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो 10 प्लस समथिंग, ये आपका आंसर आ गया। और देखो अगर इसको सॉल्व करना है वैसे, अगर कोई बोलता कि यार इसको मतलब और तरीके से सॉल्व करो, बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया, बहुत आसानी से हम कर पाए। 1 प्लस एक्स होल रेश पार n इज 1 प्लस एन एक्स, याद रखिएगा। 3 प्लस 0.00, हाँ 30 प्लस समथिंग है ना बेटा, डिवाइड नहीं 13 डिवाइड बाई 3 भी तो आएगा बेटा, 10 प्लस 10 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर तू एलसीएम ले रहा है ना बेटा, तो डिवाइड बाई 3 भी तो रहेगा 30 से नीचे, हाँ डिवाइड बाई 3, तो उससे जो भी आ रहा है वो तुम्हारा आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबकी? एक क्वेश्चन और दूं बेटा? बहुत बढ़िया जी, एक क्वेश्चन और लो आप, और वो क्वेश्चन ये रहा जी, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं जी आपको करने के लिए, और वो क्वेश्चन ये रहा 101 होल रेश पावर 5। अब ये मल्टीप्लाई करना ऐसी तेज ना हो जाएगी तुम्हारी, 101 इंटू 101 इंटू 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ ना बेटा, 101 इंटू 101 इंटू 101, 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बाइनोमियल की हेल्प लोगे तो 2 या 3 लाइन में आंसर आ सकता है। कैसे, क्या लिखोगे 100 प्लस 1 होल रेश पावर 5 बच्चों, है ना। आगे क्या लिखोगे, 100 कॉमन ले लूं, 10 रेश पावर 2 कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाय 100 मतलब 0.01 चलेगा, होल रेश पावर 5। तो 10 रेश पावर 2 इंटू 10 रेश पावर 5, 5 इंटू 2 10 बेटा, ये 10 रेश पावर 10 हो गया। आगे क्या आया 1 प्लस 0.05, राइट, क्या बना 1.05 इंटू 10 रेश पावर 10। बहुत थोड़े से टाइम में 2 या 3 लाइन में आपका आंसर आ गया। तो तुम कहाँ चले हुए? अच्छा हाँ ऐसा तो पैदल आए।
तो 1.05 इंटू 10 रेज पावर 10 आपने कितनी लाइनें लगी बेटा? 1 2 3 4 लाइनें लगी बस, और आपने सॉल्व कर लिया। क्या? बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। अदरवाइज क्या करना पड़ता? 101 इंटू 101 5 बार मल्टीप्लाई करते आप, ना हो जाती बेटा मल्टीप्लाई करते हुए। अब जब आप एक्चुअली भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, ये अप्रोक्सीमेटली, मैं नहीं बोल रहा हूं एग्जैक्ट आएगा, अप्रोक्सीमेटली यही आपका आंसर आना है। अरे भाई जब अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आना है तो फिर जरूरी इतने लंबे तरीके से जाना हमने? छोटे तरीके से चले। क्या मेरी बात समझ में आई? एक मैथमेटिकल टूल आपने और कर लिया, और वो है क्या? बाइनोमियल थ्योरम। मैंने क्या बताया? इफ एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, तो जो लोग लेट आए बेटा, 1 प्लस एक्स होल रेज पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स होल रेज पावर माइनस एन, पावर से मल्टीप्लाई करना 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स होल रेज पावर एन, फिर पावर से मल्टीप्लाई करो 1 माइनस एन एक्स, एंड 1 माइनस एक्स होल रेज पावर माइनस एन, क्या? फिर पावर से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस एन एक्स। एन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एन इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे हमने पहले वाला सॉल्व किया था रेस्ट पावर 1/3 वाला। फिजिक्स में बहुत बार हमें हिंट देगा वो, कि जैसे बोलेगा जी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसी दूसरी चीज़ से बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है। जैसे ही ऐसा किसी प्रॉब्लम में +1 +2 में फिजिक्स में कहीं आपको आएगा कि एक क्वांटिटी दूसरे से काफ़ी बड़ी है, एकदम से दिमाग में ये आज का लेक्चर घुसा लेना कि बॉस अगर एक क्वांटिटी बहुत बड़ी है दूसरे से या बहुत छोटी है दूसरे से, तो बाइनोमियल थ्योरम का पक्का यहाँ पे यूज़ आ सकता है। ठीक है बच्चों? तो आप एक मैथमेटिकल टूल और कर चुके हो, नाम है बाइनोमियल थ्योरम। बेटा आगे चलूं क्या? पक्का? लो भाई आगे चलते हैं। जैसे ये बोलता है यहाँ पे, एक और है हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 प्लस, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जी, ये 1 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स होल रेज पावर 3, ठीक है, एक्सप्रेशन है। और इस बाहर आपके पास क्या था? बाहर भी आपके पास शायद है, एज्यूमिंग डेल्टा एक्स टू बी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एक्स, नीचे एक्स है बेटा, बाहर भी कुछ है शायद, क्यों लिखा है। तो अगर ऐसा जैसा है तो अब आप मुझे बता सकते हो, मेरे ख्याल से ये सीधा सा क्वेश्चन है, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई अमृतप्रीत बोल बेटा, क्या लिखूं? बोल शाबाश। बिल्कुल, डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स, ऐसा बोल रहा है। तो 1 प्लस समथिंग विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स, सारा एक्सप्रेशन बेटा हम समझने की कोशिश करें। ये सारा डेल्टा एक्स बहुत छोटा है ना बच्चों, और डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। डेल्टा एक्स एक्स से बहुत छोटा है, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। हमारी कंडीशन बाइनोमियल थ्योरम की सेटिस्फाई होगी, और अगर सेटिस्फाई होगी तो मैं क्या लिखूं बोलो? है बेटा क्यों इंटू, आगे बोलो, 1 प्लस, बस बेटा यही तो करना, और क्या करना है, ये तुम्हारा आंसर आ गया। और -1 भी है, -1 है ना बेटा। तो शायद ये आप यहाँ पे क्यू है कि नहीं है मुझे नहीं पता, अगर क्यू आप हटा देते हो यहाँ से, मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, तो मैंने क्यू यहाँ से भी हटा दिया, फिर यही आया बेटा। तो 1 - 1 0, तो आंसर क्या आ गया? 3 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, आपका आंसर आ गया। डेल्टा जब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा फिजिक्स में कहीं भी, तो मतलब वेरी स्मॉल चेंज, डेल्टा एक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, कुछ ऐसे, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या है मुश्किल? तो आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक समझ में आ गया तो उसके बाद करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं है। आगे बढ़ूं बच्चों? अगला मैथमेटिकल टूल, कन्वर्शन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। बेटा
आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है बच्चों, कन्वर्शन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। क्यों भाई डिग्री को रेडियन में क्यों? क्या डिग्री और रेडियन का आइडिया है आप लोगों को कि 10 से एकदम से आया? नहीं भी होता। जैसे 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? 180 डिग्री कोड़ो पाई रेडियंस, 180 डिग्री कोड़ो पाई रेडियंस के बराबर होता है। औरों को आइडिया नहीं था? कोई बात नहीं। क्योंकि रेडियन हम क्यों कर रहे हैं बेटा? डिग्री का तो आपको आइडिया है ना सभी को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंगल होते हैं। डिग्री में एंगल मेजर करते हैं हम लोग। हाँ डिग्री में मेजर करते थे 10 तक, लेकिन अब हमने फिजिक्स में सारे थ्रू आउट फिजिक्स में SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट का यूज़ करेंगे। समझते हो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SI यूनिट? यूनिट क्यों बनाया गया चलो मुझे बताओ। ज़रूरत क्या थी यूनिट बनाने की? SI यूनिट, CGS यूनिट, ये तो सुना है ना 10th में, वैसे +1 में डिटेल में आएगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट। पर ये यूनिट बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? हाँ ऐसा, यह मेजरमेंट के लिए। अब दुकानदार के पास तो चीनी लेने जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने थोड़ा जाएगा चीनी को कि जी मेरे को डिफ्रेंशिएट करके चीनी दो तो तू वहाँ जाके क्या बोलेगा? दुकानदार के पास चला गया, क्या बोलेगा उसको? चीनी दो मुझे। फिर दुकानदार पूछा, बोले कितनी चीनी दो? बोले खबरदार पूछा कितनी, कार के नीचे दूंगा घुमा के ऐसा कि कुछ और बोलता है? यूनिट यूज़ करना पड़ेगा ना बेटा, यूनिट बनाने पड़ने थे हमें। अब आप कुछ भी लेने जाओगे दुकानदार के पास, चीनी मांगोगे 1 किलो दे दो, आधा किलो, कुछ भी जो तुम्हें चाहिए वो लोगे ना। पर अगर तुम उसको जाके बोलोगे मुझे चीनी चाहिए, बस चीनी दे, तो अगले ने तो पैसे भी लेने यार तुमसे, तो वो तो यूनिट पूछेगा कितने किलो, आधा किलो, बोले किलो कालो पूछे ना रगड़ दूंगा हाल तो खबरदार ऐसी बात की मेरे साथ तो ऐसी दुनिया चलेगी क्या? बिना यूनिट की दुनिया नहीं चल सकती भाई। और अगर बिना यूनिट के दुनिया नहीं चल सकती तो यूनिट रखने पड़ने थे हमें। इसलिए डिफरेंट फिजिकल, पूरा चैप्टर आएगा इसके बारे में, मजे से डिस्कस करेंगे उस टाइम। फिलहाल मैं बताना चाहता हूं कि SI यूनिट एंगल का रेडियन है, मतलब 30 डिग्री को भी हम रेडियन में ही एक्सप्रेस करेंगे फाइनली, 60 डिग्री को भी रेडियन में ही हम एक्सप्रेस कर रहे होंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि जब वो एंगल बोलेगा कि जी इतना रेडियन है, तो आप अपने दिमाग में एकदम से काउंट कर पाओ कि बॉस हाँ ये रेडियन है तो डिग्री में इतना बनाए। क्योंकि अभी तो हमें यही पता है 10 तक, साइन 60 क्या 60 कोडो, साइन 60 कोडो √3/2, साइन 45 1/√2 है ना बेटा, कॉस 60 1/2। ये चीज़ें हमें पता है, डिग्री में पता है। पर अब रेडियन में टकरेगा तुम्हें आगे, और रेडियन में मिलेगा तो हमें कोई परेशानी नहीं ना होनी चाहिए कि यार SI यूनिट यूज़ कर रहा है, अब रेडियन में हम कहाँ जाएँ। इसलिए डिग्री को रेडियन में, मतलब समझ के बच्चों? लो भाई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं जी। मैं बता दूं कि 360 डिग्री इक्वल टू कितना बेटा? 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इट इज 2 पाई रेडियंस बच्चों। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 बच्चों, ये तो पता ना पक्का? तो 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री विल बी 2 पाई डिवाइड बाय 360 बेटा। 1 डिग्री विल बी, जब इसको सॉल्व करेंगे पाई की वैल्यू 3.14 डाल के, तो याद रखिए इट इज 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस के बराबर। नोट कर लेंगे अपने पास 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। लेकिन बाकी चीजें मैं यही लिखता जाऊंगा जहां पे है जी। आगे बढ़ूं बच्चों? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या इसका एक पेज और भी दिया उन्होंने आगे कि इतना ही है? नहीं, आगे एग्जाम्पल है फिर हमारे पास। ठीक है, 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन। कोई समस्या बेटा इसमें? कोई समस्या नहीं किसी को? लो भाई 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, राइट? 360 का आधा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस के बराबर। 180 का आधा करूं बेटा 90, तो 180 का आधा करूं तो 90 डिग्री आ गया, और 90 डिग्री क्या आएगा? पाई बाय 2 रेडियंस।
180 डिवाइड बाय 3 कितना होगा बच्चों? 60। तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3, सिंपल। 180 पाई था, है ना, 180 बाय 3 60, तो ये पाई बाय 3 हो जाएगा बच्चों। 60 इंटू 2 कितना होगा? 120 इक्वल टू पाई बाय 3 बेटा। तो 120 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाय 3। चलो 180 बाय 4 करते हैं, कितना? ओए 180 बाय 4, सुधर जाओ तुम लोग तो दुनिया का मैथ्स बिगाड़ के छोड़ोगे बेटा। व्हाट 45 डिग्री है ना बेटा, कितना? पाई बाय 4 रेडियंस पाई बाय 4 रेडियंस, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस बच्चों। इसी तरीके से 180 बाय 6 30 है ना बच्चों, तो 180 बाय 6 आपके पास 30 बनेगा, और ये कितना? पाई बाय 6 हो जाएगा, है ना बेटा। तो पाई बाय 6 30 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियंस बचा। अब 30 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा? वहाँ दिख नहीं रहा है भाई सामने रिकॉर्डिंग पे जहाँ पे लगाया था, तो मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, पता नहीं कहाँ लेके जाऊँ अब। चलो नोट कर लेंगे जी, 30 डिग्री 45 तक तो साफ आ रहा है, लेकिन 30 डिग्री आपके पास आ गया कितना जी? 30 डिग्री आपके पास आ गया कितना बेटा? पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर, पाई बाय 6 रेडियंस के बराबर। लो भाई मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ इसको सारे को ऊपर की तरफ भगाने की, ताकि अब भैया ऊपर भगा दिए तो फिर तो कर सारे भाग रहे हैं। तो अभी भी नहीं दिखा जी लास्ट वाला। लो जी, हिला के नहीं हिला पता नहीं अब दिखा जी। चलो 30 डिग्री दिखा थोड़ा, 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस बेटा, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको 150 डिग्री की अब जरूरत पड़ जाती है तो अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से ना। 150 कितना होगा? 30 इंटू 5, तो 5 पाई बाय 6, 150 डिग्री इक्वल टू 5 पाई बाय 6। यहाँ से अब किसी भी एंगल को आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई समस्या है बेटा किसी को? पक्का? तो जब आपको पता चल गया कि 180 डिग्री पाई के बराबर है, या 1 डिग्री 1.74 इंटू 10⁻⁻², क्योंकि 180 डिग्री पाई के बराबर, पाई रेडियन के बराबर है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 भी लिख सकते हो। पाई की वैल्यू क्या डालेंगे? 3.14 डालेंगे बेटा, है ना। तो अगर डालेंगे तो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻² रेडियंस। हाँ वो भी 3.14 ही आएगा। बिल्कुल मजे से डाल तो यार, तेरे को कोई रोकेगा तो मेरे को बताइए तो वही होता है 22/7 3.14। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आगे 1414 चलता चला जाता है, लेकिन आप 22/7 मजे से डालिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मृदुल जी, बहुत बढ़िया जी। 1 डिग्री आ गया 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। लेकिन मुझे आपको कुछ और भी बताना है, और वो बताने को क्या है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और मिनट का सिंबल क्या है बेटा? ये 1 डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। मतलब यार 1 डिग्री तो छोटा सा एंगल होता है, 1 डिग्री इतना का एंगल है बेटा, बहुत ही छोटा एंगल होगा 1 डिग्री। इसको भी 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 1 डिग्री पहले से ही छोटा सा एंगल है, अब उसमें बोलते हैं उसमें भी 60 होते हैं। 1/60 ऑफ अ डिग्री इक्वल टू 1 मिनट के 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, तो 1 मिनट कितना आ जाएगा? 1/60 ऑफ अ डिग्री। ठीक है, अब अगर ऐसा है 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो इसको लिख सकता हूं बेटा 60 मिनट आगे है इक्वल टू 60 मिनट बेटा, है ना। तो बच्चा 1 मिनट कितना आ जाएगा फिर? 1 मिनट इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 60 बेटा, कितने रेडियन के बराबर? क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कितना आया बच्चों?
है जी। है बच्चों 1.74, आगे से याद रखना है, मुझे याद है लेकिन मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ। 1.74 बेटा डिवाइडेड बाय क्या 60, या डिवाइड बाय 6 कर दूं, डिवाइडेड बाय 6 आ गया बेटा, इक्वल टू 0.29 इंटू 10⁻³ हो गया, 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा अपने पास, क्योंकि डेसिमल लगाने में भी 10th के बाद जब तुम एकदम से आगे आते हो ना, तो ये डेसिमल भी परेशान करते हैं। किसी को परेशान करना है तो मुझसे अलग से पूछना है, कोई हेजिटेट नहीं करना है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि 2 साल आपके लॉकडाउन में गए हैं, वो अलग खराब घर से जो है वो हम भी जानते हैं, इसलिए कोई हेजिटेट नहीं करना। डेसिमल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, जैसे 0.29 है, क्या लिखूंगा 2.9 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना बेटा। तो 10⁻³ था, मैं लिखूंगा 1 मिनट को 2.9 10⁻⁻⁴ रेडियन बेटा। कोई समस्या बच्चों? हटा दूं अब इसको, दिख ही लेता हूं। तो 60 मिनट आपके पास आ गया, 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियंस। 1 मिनट आपके पास आ गया 1.74 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 60 रेडियंस के बराबर। और जब हमने कैलकुलेट किया तो कोई समस्या तो नहीं बेटा? सबको समझ में आ रहा है? इतने के बराबर आ गया। ऊपर जगह कम बच रही है यार, तो मैं सीधा लिखता हूँ 1 मिनट इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 60 रेडियंस। मस्त हो गया बच्चों? और ध्यान दें, अब ये सारी चीज़ों के साथ अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यूजुअली होता है ये, स्कूल में पहले चैप्टर शुरुआत होती है, रगड़ते चले जाते हैं आगे, कि इनका पता नहीं रहता किसी का, सीधा यूज़ करते हैं कि भाई ये पाई रेडियन पाई बाय 2 रेडियंस है ना। तो क्योंकि 10th में आप लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है, तो छोटी सी चीज़ है, घटी सी चीज़ है, पर जब पता, मतलब घटी सी चीज़ है जिसका पता नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेट करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, और फाइनली बच्चा जो है बोलता है फिजिक्स मेरे बस की है नहीं बस, है ना। तो कुछ नहीं है, ये सारा मैथमेटिकल टूल अच्छे से करिए, फिजिक्स बिल्कुल मुश्किल नहीं, सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो यहाँ देखिए बेटा 60 मिनट ना बेटा, और 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड के बराबर। ये 2 किसके सेकंड बेटा? अब 1 मिनट का छोटा सा एंगल आ गया, और उसमें भी फर्दर 60 डिवीजन हो रही है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 1/60 मिनट। बच्चों समझ में आ रही बात? तो यहां आराम से बोल सकते हैं 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 मिनट, तो आराम से बोल सकते हो, तो आराम से लिख भी तो सकते हैं, है ना। तो ये आ गया 1 मिनट। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड, है ना बेटो। तो 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियंस, है ना बच्चों। तो फिर 1 सेकेंड विल बी इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय बेटा 60 रेडियंस। क्या मुझे बताओगे कितना बनाइए? 2. बिल्कुल बेटा। तो 2.9 डिवाइडेड बाय 6 अगर मैं करता हूं, तो आपके पास 4.83 या 4.84 लिखना चाहो तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो, 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶, राइट। तो 4.84, मैं यूनिट बाद में इकट्ठे लगाता हूँ, जगह बच जाएगी मेरी बेटा। 4.84 इंटू 10⁻⁻�6 रेडियंस बच्चों। अब ये आपको मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता आप याद रखिए, क्योंकि जब आपके फर्स्ट चैप्टर में हम जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएंगी जिन पे आपको मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ऐसा यूनिट रेडियन है। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रेडियन में ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, एंगल डिग्री में भी दिया है तब भी रेडियन में ही डालना पड़ेगा, और रेडियन में जब आएगा
या नहीं भी दिया होगा, वो देगा 1 सेकेंड एंगल है जी, या 1 मिनट का एंगल है, तो आपको वो रेडियन में डालना पड़ेगा, और उस टाइम कन्वर्ट करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपको मेमोराइज करना है। 1 मिनट 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर बेटा, है ना, 1 मिनट इतने रेडियन के बराबर, राइट, ये ठीक है ना बच्चों। क्या बोलता है भाई मृदुल, खुश है बेटा? क्या देख के खुश है? इसमें इसमें खुश होने की कौन सी बात है बता? बोले मृदुल बोलता है छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं सर हम तो, है, गुड, ऐसे जीना चाहिए बेटा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं जी अब? और आप लोग कर चुके हो कि डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन, और मैंने जो बोला वो ये बोला बेटा कि डिग्री और रेडियन के बीच का जो रिलेशन है अब आपको वो याद भी रखना है, हमें ज़रूरत इसकी पड़ेगी। अब इमेजिन करो कोई आपको सीधा सीधा यूज़ करना शुरू कर दे कि जी 1 मिनट इतना होता है आपको बताया, तो सर चकराएगा ही, और क्या होगा, बिना बताए कि हाँ ये यूनिट भी है, कोई ऐसा यूनिट भी है, और सर चकराएगा तो क्या है, तो ये मैथमेटिकल टूल, लेकिन फिज़िक्स में घुसेड़ के फिज़िक्स को बदनाम कर दिया कि क्योंकि फाइनली तो फिज़िक्स में कर रहे हो ना तुम लोग, तो ये अलग से हमें टूल पहले करने पड़ते हैं ताकि हमारा फिज़िक्स का कॉन्फिडेंस बना रहे कि बॉस वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और मज़ेदार सब्जेक्ट भी है और आसान सब्जेक्ट भी है। अब ये मैथमेटिक्स जिसका वीक होगा, मैथमेटिक्स जहाँ जाएगा वो तुम्हारी फिज़िक्स को वीक करता रहेगा, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को शैटर करता रहेगा, वो हम नहीं चाहते। भाई ऑनलाइन वालों क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है कुछ? चलिए बहुत बढ़िया जी। एक कोई समझ में आ रहा है बेटा, बाकियों को तो नहीं आ रहा होगा? वो बच्चों सबको आ रहा है बेटा? हम ऋतुप्रीति बोल रही है, बाकी तो चुपचाप हैं सारे। बोले आए चाहे ना आए, नहीं बोलना नहीं बोलना, कर लो क्या करना है जी। क्या मैं आगे चल सकता हूँ बेटा? चलो भाई आगे चलते हैं। आपको मुझे अब कैलकुलेट करके बताना है 25 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? फाइव फाइव है 36। बाकियों का भी आया बेटा यही 5 5 36 आ गया। हाँ जी वंशिता जी, वंशिका के वंशिता क्या वंशिका आया क्या? नहीं आया। और किस किस का नहीं आया? नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया ना, कोई परेशानी नहीं। जब आपको ना आए, नई चीज़ें हैं सारी, आपने फर्स्ट से लेके 10th तक, और ऊपर से 2 साल 9 10th आपके वैसे घर में वो गए, लॉकडाउन में गए, उनका लॉकडाउन हो चुका है परमानेंटली। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, थोड़ी सी भी कोई परेशानी है, टीचर से शेयर करो, मैं हूँ कोई और टीचर है ना बेटा, उसको सीधा बोलने की हिम्मत तो है ना, ये बोलने की हिम्मत रखनी है कि सर ये मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं पूछूंगा कर लिया, 2 बच्चों ने बोला हाँ कर लिया, मुझे मैसेज चला गया, तुम बाकी चुपचाप बैठे, बोले नहीं बताना नहीं है भैया, हमने क्या सीक्रेट होता है तो कि नहीं किया। अब नहीं किया इसको भी अगर सीक्रेट बना के रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? बोलना है, बोलना सीखो बस, के नहीं आया तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं है, हम कर सकते हैं जी। कैसा? देखिए 180 डिग्री कितना था बेटा, कितना था बच्चों? पाई रेडियन। 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180। 8th में कौन सा मेथड बोलते थे इसको? यूनिटरी मेथड। ये तो आता है सभी को, तो बेटा मैं यूनिटरी मेथड ही लगा रहा हूँ। पाई बाय 180 इंटू 25 बेटा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 6 है ना बच्चा, और 5 6 जा तो कितना आ गया? 5 पाई बाय 36। बिल्कुल सही कैलकुलेट किया था जी। अब आया क्या? अब बाकी एंगल कैलकुलेट कर सकते हो, बस इतनी सी बात है। तुमने मुंह से बोल दिया कि हमें नहीं आ रहा है, तो हमने थोड़ा सा हिंट दिया, अब तुम सारे कर पाओगे। नहीं बोला होता मैं आगे चल के भाई अगला करो अगला करो, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तुम्हारे अपने हाथ से जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तब तक मज़ा नहीं आएगा।
अब इसको तो इरेज कर दो ना बेटा, है? तो 240 कितना आ गया? 5/180 इंटू क्या बचा? 240। कितना आ गया बोलो? 4/3। तो ये आपके पास आ गया था अगर मैं लिखूं 5/36। लिखवाते जाओ, अब तुम कर सकते हो। पहला आ गया 5/36, है ना बच्चा? दूसरा कितना आया? 4/3। तीसरा बोलो कितना आया? 26/9। क्या मैं विश्वास कर सकता हूं जी? सभी का आ गया? अगला बोलो 5/, कितना बेटा? 5/, बाकी चेक करो आया सबका? जबरदस्ती नहीं निकालना, वो आएगा तभी बोलना है ऐसा नहीं कि आया कुछ और बोले, हाँ मेरा भी फटाफट से आ गया आया? तेरे नाम का वेदांत? वो दूसरा वेदांत कौन है? आज तू है, हाँ। तो इकट्ठे क्यों नहीं बैठते तुम? आसानी होती है बोलने में एक बोला, दो दो सुन रहे ये 150 कितना है बच्चों? 5/6। 330 कितना आया? 11/6। बहुत बढ़िया जी। तो ये तो काफ़ी आसान था जी। आगे भी अगर कोई एंगल डिग्री में दिया होगा तो हमने यही तो करना है, और क्या करना है। और अगर रेडियन में दिया होगा और हमें आदत पड़ी हुई है डिग्री में सॉल्व करने की, उस आदत एकदम से थोड़ा जाएगी आदत अब, क्योंकि हमें पता है साइन 90 क्या होता है जी, हाँ 1 होता है जी, है ना? फिर मैंने आपको बता दिया साइन सपोज 210 निकालना है तो साइन 180+30 करके निकाल सकते हैं, पर वो डिग्री में किया है यार। तो आदत डिग्री में पड़ी हुई है और दिया तो मैं रेडियन में, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो और देख लो कितना एंगल बन रहा है ना? पर ये ज़्यादा मुश्किल वाले एंगल आपको नहीं आएंगे, आसान वाले ही आएंगे। आप मज़े से आराम से इनको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, क्या हम आगे चलें? चलें भाई ऑनलाइन वालों? चलिए बहुत बढ़िया जी, 2 लोग बोले, चलो अच्छा हुआ। लो भाई आगे चलते हैं हम लोग, और आगे हमारे पास कुछ लॉग के कुछ फॉर्मूले बच्चों। अब ये लॉग जो है तुम्हारी जान को चिपका हुआ है, बस हमारे तो खैर चिपका ऐसे हुआ कि तुम्हें मैथ्स मेरे के चैप्टर हटा दिया हुआ है। ये था 9th-10th में लॉग का चैप्टर था, मैथ्स में नहीं था, तो इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हारी जान को चिपका हुआ, क्योंकि हमें तो पूरा चैप्टर होता था बेटा लॉग एंटी लॉग निकालना हमारे टाइम पे ना। तो लॉग का चैप्टर पूरा समझा के एंटी लॉग कैसे निकालना है ना? टेबल लॉग टेबल बने हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे टाइम पे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर बेटा ज़्यादा नहीं थे, नंबर 1, और थे भी तो अलाउड नहीं होते थे। तो कैलकुलेशन कोई करनी है अगर, तो उल्टी सीधी की कोई कैलकुलेशन आ गई तो लॉग से करनी पड़ती थी। पर वो ये था कि फिर क्योंकि मैथ का टॉपिक था, मैथ में काम ही होता है, पर फिज़िक्स में आपको लॉग टेबल देखने की ज़रूरत पड़े ज़्यादा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि फिज़िक्स में पर्पज़ ये होता है कि आपको फिज़िक्स की नॉलेज चाहिए और लॉ के कुछ एक फार्मूला की नॉलेज चाहिए। तो मैं यहाँ सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूँ जो आपको ज़रूरी है, क्योंकि फिज़िक्स में बहुत जगह इन फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए नया है, तो फॉरेन लैंग्वेज जैसे लग सकता है, कोशिश करना है एक बारी में लगेगा, क्योंकि मैथ्स का चैप्टर आपके मैथमेटिक्स से हटा दिया गया है लॉ का। तो यहाँ जो जो फॉर्मूले बताऊँगा वो आपने ध्यान से सुनना है बेटा। पहला तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है लॉग ऑफ एक्स, एक्स क्या है बेटा? एक्स 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई नंबर, मैंने वेरिएबल फॉर्म में लिखा लॉग एक्स। अगर लॉग एक्स ऐसा कहीं लिखा है तो इट इज इक्वल टू सेइंग लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, छोटा सा लिखा है मैंने 10। अब लॉग जब हम डिफाइन करते हैं तो बेस अलग हो सकता है, वो 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40, 50, लेकिन मैथमेटिक्स में
यूजुअली दो नंबर को एज ए बेस आइडेंटिफाई किया गया और उन दोनों के ऊपर लॉग टेबल अवेलेबल है मार्केट में जो मिल जाते हैं, बल्कि तुम्हारी फिजिक्स की बुक के पीछे भी लॉग टेबल होता है। तो उसमें दो नंबर हैं 10, 10 और ई। अब ये ई भी तुम्हारे लिए नया है, 10th के बाद ये पंगा पड़ता है। ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और मैथमेटिकल टूल में अगर आपको ना बताई जाए सीधी यूज़ करोगे तो सारा ब्लेम किसी पे जाएगा, बोले फिजिक्स मुश्किल है, जबकि ये है सारी मैथमेटिक्स की चीज़ें। तो लॉग ऑफ एक्स जब बोलोगे तो लॉग, इसका मतलब क्या था, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10, मतलब बेस हमने 10 को एज नंबर जो है उसको बेस लिया है। लॉग टेबल अवेलेबल है, वो बेस 10 के भी हैं और बेस ई के भी हैं। ई बताता हूँ थोड़ी देर में क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नंबर बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं। तो भाई लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 आ गया बेटा, इम्प्लाइड है। सिंपल लॉग एक्स कहीं लिखा है तो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 ये है। अगर आपको x फाइंड आउट करना, मान लो कि आपके पास यह है log ऑफ x क्या आ गया बेस बेटा 10। मान लो log ऑफ x y के बराबर है, y भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है। मान लो कि log ऑफ x y के बराबर है, तो एंटी लॉग जब लोगे तो log कैंसिल हो जाएगा और x आपका निकल आएगा। बेस क्या था बेटा 10 रेज्ड पावर y। फ्यूज उड़ाएगा अभी थोड़े से तो, क्योंकि ये तो पहली बार कर रहे हो तुम लोग। तो log ऑफ x का मतलब log ऑफ x टू द बेस 10। बेस आपके मार्केट में जो लॉग टेबल अवेलेबल है वो बेस, दो बेस के ऊपर है, बेस 10 भी के भी अवेलेबल है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई के ऊपर भी अवेलेबल है। बाकी और कन्वर्शन हम कर सकते हैं लेकिन वो ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें दो की ज़रूरत पड़ती है। तो log ऑफ x कहीं y के बराबर हो तो एंटी लॉग लोगे तो log कैंसिल हो जाएगा, तो x आपके पास आएगा 10 रेज, ये जो बेस लिया अब तक का था ना y उसकी पावर में चला जाएगा। मैं हाँ तो ये होगा, तो बिल्कुल बेटा तो बहुत एडवांस चल रहा है। देखिए अगर मैं लिखता हूं ln x तो इसको रीड करते हो, अच्छा इसको कैसे रीड करना है, रीड इज log x, ऐसे ही जैसे लिखा है रीड log x, कैसे रीड करना है log x, जैसे लिखा है वैसे रीड करना है। ln x कहीं अगर मैंने लिखा है तो उसका मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e। अभी e क्या है मैं बता रहा हूं जी, और इसको रीड क्या करना है वो भी बता रहा हूं। इसको आपको रीड करना है नेचुरल लॉग एक्स। क्या रीड करना है बेटा, नेचुरल लॉग एक्स। तो इसको आपको रीड करना है नेचुरल लॉग एक्स, ln x। मतलब क्या होगा, मतलब होगा टू द बेस e। आवाज आ रही है बच्चों, ओ भाई ऑनलाइन वालों, क्योंकि मेरे से माइक्रोफोन नीचे गिरा। आवाज आ रही बच्चों ऑनलाइन वालों? चलो ठीक है बेटा। बढ़िया जी, आवाज़ आती रहनी चाहिए। मुझसे नीचे गिर गया था ना तो मैं कहा कहीं चला ही तो नहीं गया बेचारा, आखिरी सांसें ले रहा हो, मैं अपनी धुन में बोलता चला जाऊं। ठीक हो गया। अब ये अगर एंटी लॉग लोगे तो x क्या आ जाएगा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ आगे। तो अगर आप फिर से, मेरे पास स्पेस की कमी पड़ेगी, स्क्रीन पे आएगा नहीं अगले वाला, तो मैं ऊपर को खिसकाऊँ या थोड़ा छोटा लिख दूँ, छोटा लिख दूँ बेटा, दोबारा से दोबारा लिख रहा हूँ मैं सारा, ताकि ऑनलाइन देखने वालों को भी दिक्कत ना हो। लो भाई मैं ये बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने कि पहला फॉर्मूला आपका क्या बेटा, log x जब आप लिखते हो तो उसका मतलब है log ऑफ x टू द बेस 10, छोटा सा लिखा। दूसरा मैंने ये बोला कि अगर log x y के बराबर है तो जब एंटी लॉग लोगे तो x इक्वल टू 10 रेज्ड पावर y आप लिख सकते हो। कोई समस्या है यहाँ तक बेटा? तीसरा मैंने बोला कि कहीं अगर ln x लिखा हो तुम्हें मिले तो क्या रीड करना है, नेचुरल लॉग x, ठीक है। और ये क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस e के बारे में आता हूँ। और अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि log ऑफ x y के बराबर है तो x आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, e रेज़ पावर y।
अब ये जो E है ये क्या है? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। E आपके पास है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जैसे पाई है बेटा, है ना, वो भी कांस्टेंट है। पावर में जाएगा ना बेटा, ये 10 रेज पर वाई गया था, ये ई रेज पर वाई, जो बेस होगा उसकी पावर में चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, एक्सपोनेंशियल जैसे पाई है 3.14, कांस्टेंट की तो वैल्यू होगी ना कुछ, है ना। तो ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हमें फिजिक्स में ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अब हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स है बेटा, है ना। कौन सी फिजिक्स है? मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो मैथमेटिक्स तो यूज़ होना है। ये मैथमेटिक्स का वीवीआईपी है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स वाले कितने लोग हैं हमें, तो जो लोग मैथ्स पढ़ेंगे उनको एक्सपोनेंशियल सीरीज अलग से आएगी। हमारे टाइम में तो हुआ करती थी, तुम्हारे अगर काट ना दिए हो, सिलेबस काट छट भी हुई है, एक्सपोनेंशियल सीरीज पूरा चैप्टर एक्सपोनेंशियल के ऊपर। तो ये मैथमेटिक्स वालों के लिए ये एक वीवीआईपी है, जो कि फिजिक्स में भी जगह जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसके बारे में हमें थोड़े नॉलेज चाहिए। अब देखिए यहाँ देखो भाई, आपको पता चल जाएगा कि इसकी कीमत क्या है। लो भाई यहाँ सर्च मारो ज़रा, एक्सपोनेंशियल मीनिंग फंक्शन भी है, थोक में है, जैसे मैंने लिखा वैसे कई चीज़ें आ गई, कोई 10 चीज़ें सर्च में आ जाएगी। मैं बोलता हूँ जी एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट क्या है, तो ये आ गया एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, है ना। और एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू 2.718। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इज इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कांस्टेंट। तो सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल भी बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट मतलब तुम मेरे पे ना इल्ज़ाम लगा दो कि सर ने यार कुछ बोल दिया था जी। ये वाकई में मैथमेटिक्स का वीवीआईपी है, वहाँ पूरा का पूरा चैप्टर आपको इसके ऊपर मिलता है। लेकिन क्योंकि फिजिक्स में हमें चीज़ें मैथमेटिक्स भी यूज़ करना पड़ता है, तो हमें थोड़ी सी आपको आइडिया देना पड़ेगा। मेडिकल वालों के लिए यही डूबते का तिनके का सहारा है। मैथ्स वाले कर लेंगे, मैथ्स में भी वो समझ लेंगे वहाँ क्या है। यहाँ जो मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, वही आपके लिए मतलब सफिशेंट भी है, और उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बेटा? 2.718। इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस वैल्यू अकर सो फ्रीक्वेंटली व्हेन मैथमेटिक्स इज यूज्ड to model physical and economical phenomena that it is convenient to write simply E. E से रिप्रेजेंट करते हैं, e रेज पावर x, e रेज पावर समथिंग, है ना। E के आगे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट 2.714। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बार बार मतलब रिपीट होती हैं, तो उनको फिर एज ए कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया। जैसे अभी आप ये रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे, तो पाई रेडियन 180 डिग्री पाई रेडियन। अब पाई की टर्म में बार बार चीज़ें आती है, तो पाई कांस्टेंट है 3.14 या 22/7। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हमारे पास क्या है जी? एक कांस्टेंट 2.718 वैल्यू बेटा, यही ना। तो ई की वैल्यू होती है 2.718, ये कांस्टेंट है। क्या हो गया? नहीं हुआ जी, हमारे पास कुछ और फॉर्मूला भी है। लॉग के कुछ और फॉर्मूले बेटा और लॉग के कुछ और फॉर्मूले ये रहे। मैं इसको ऊपर खिसका लेता हूँ, जगह की कमी पड़ती है बाद में, तो इसको थोड़ा खींच के लंबा कर लूँ भाई। चल भाई ऊपर चल, यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। तो लो भाई पहला फॉर्मूला, लॉग लिखो चाहे एलएन लिखो, ये फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। नेचुरल लॉग के लिए भी सेम है और लॉग के लिए भी सेम है। तो लो भाई लॉग ऑफ m इंटू एन, m भी कोई नंबर है बेटा, ऐसे मत सोचना कि अंग्रेजी के अक्षर लिख दिए यहाँ पे। m भी कोई नंबर है, n भी कोई नंबर है। ऐसे 4 इंटू 3, लॉग ऑफ 4 इंटू 3 ऐसे बोल लो, लॉग ऑफ 12 बन जाएगा। m इंटू एन है एक्चुअली, है ना। तो लॉग ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n के बराबर हो गया बेटा। मतलब log 4 इंटू 3 log 12 इक्वल टू log 4 प्लस log 3, ऐसा लिख सकते हो। और जब इनके लॉग कैलकुलेट करें, कहाँ से करेंगे? टेबल देख के करने पड़ेंगे, पर हमने टेबल पे नहीं जाना है, फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि 2-3 लॉग की वैल्यू याद करवाऊंगा मैं आपको, आपका केमिस्ट्री में भी काम हो जाएगा, फिजिक्स में भी काम हो जाएगा।
रीज़न ये है कि लॉग टेबल देखने के लिए टाइम किसके पास है आजकल? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आपको जेई में बैठना है चाहे नीट में बैठना है, वहाँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट रहती है, और 1 मिनट में अगर एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, फिर आप साथ में लॉग टेबल मांग रहे हो, क्योंकि वहाँ डिमांड करना पड़ता है कि जी मुझे लॉग टेबल चाहिए, तो उसमें देखने में 3-4 मिनट का टाइम तो आपको वही पहले देखो फिर वापस करो फिर लो, तो अवॉइड करते हैं। आपको ऐसी वैल्यू दी जाती है कि 2-3 वैल्यू आपको याद रखनी होती है, उससे आप सॉल्व कर पाते हो। मैं एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में। क्या मैं दूसरे पे चलूँ बेटा? लॉग ऑफ एम अपॉन एन, ये एल एन एम एन भी हो सकता है, तब भी क्या एल एन एम प्लस एल एन एन लिख दोगे, सेम फॉर्मूले नेचुरल लॉग के लिए भी एप्लीकेबल है। लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन बेटा, ये होगा लॉग एम माइनस क्या बेटा, लॉग एन। तीसरा फॉर्मूला बेटा, लॉग ऑफ एम रेज पर एन, एन लॉग एम, एन लॉग एम। यहां तक कोई समस्या बेटा? इतना आ गया, बढ़िया जी। log of 10 to the base 10 1, log of 20 to the base 20 1, log of 50 to the base 50 1, पर मैंने बोला बेस हम 10 या e के ऊपर ही रहेगा हमारा स्ट्रेस, तो इसलिए अगर मैं लिखूं log of, कौन सा log बेटा, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू है ना, तो log of e अगर मैं लिखूं तो वो भी 1। कैलकुलेटर निकाल लोगे बेटा अब आप लोग, साइंटिफिक कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास, मुझे बताते जाना है और आप भाई फाइनली आपने वो याद रखना है। लॉग ऑफ, क्या मेरे पास अगला पेज भी है इसके लिए? अरे यार ये तो चेंज कर दिया इन्होंने, चलो मैं एक पेज और क्रिएट करता हूँ इसके लिए, क्योंकि एक पेज और चाहिए मुझे सही। मैं पिछले पेज पे जा रहा हूँ बेटा, वो यही वाला है, ये देखिए यहाँ तक हो गया बेटा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्या लिखा है ये पता चल रहा है क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले जैसे ये वैसा ही कुछ है जैसा कि आप 10th में या 9th में या फर्स्ट सेकंड से आप लोग वो टेबल जो क्रैम करते आ रहे हो, जो कि ट्रूथ था, 3 × 2 6 ही होता है, उसमें कोई आपको गलत नहीं सिखाया किसी ने, लेकिन रटा मार मार के गाने गा गा के सिखाए, क्योंकि गाना गा के जल्दी अच्छी तरीके से याद होते हैं, पर वो याद क्योंकि है इसलिए अब आप आसानी से कैलकुलेशन कर भी पाते हो, तो वो ट्रूथ है, कोई ऐसा आपको गप्पे नहीं मारी गई है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें सब कुछ ट्रू है, और जो फॉर्मूले हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, log m × n मतलब log 12 log 4 × log 3 के बराबर आएगा, थोड़ी देर में जाते हैं हम इसके ऊपर। क्या मैं आगे चलूँ जी? इतना हो गया, चलें आगे, बढ़िया जी। तो मुझे आपको कुछ एक के लॉग अब सिखाने हैं, और कुछ एक कन्वर्शन फैक्टर भी बताने हैं, और वो कन्वर्शन फैक्टर ये रहे बेटा, काय का कन्वर्शन। मान लो कि ln x में, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो भी टूल अभी आपने करने हैं, उसमें जो आता है वो नेचुरल लॉग इन्वॉल्व होता है, ln x ही में ही आंसर आएगा आपका। तो कन्वर्शन की बात अगर हम करें तो क्या हम ln x को log x लिख सकते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। log of x लिखा जा सकता है क्या बेटा? 2.303 कन्वर्शन फैक्टर है, और उसके बाद बेस चेंज हो जाएगा,
लॉग एक्स आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग एक्स टू द बेस ई को अगर आप लॉग एक्स टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। कन्वर्शन फैक्टर आपके पास है कौन सा, 2.303। ये सारी चीज़ें बहुत काम आएंगी आपके, केमिस्ट्री में भी आएंगी, बता मैं रहा हूँ, लेकिन यूज़ केमिस्ट्री वाले भी करेंगे, और केमिस्ट्री वाले एंड टाइम पे करते हैं। फिजिक्स वालों ने ना बताई हो तो फिर गए काम से, क्योंकि जो प्रोसेसेस आते हैं आगे आपके पास, वहाँ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ सीधा लिखते हैं 2.303। तो आपको बिना बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर फिज़िक्स में अगर आपने शुरुआत में की हो तो वहाँ जब कोई लिखता है 2.303 कन्वर्शन फैक्टर, तो आपको लग जाता है बॉस इसने इंटीग्रेट किया था, आंसर आया था नेचुरल लॉग में, और इसने कन्वर्शन फैक्टर डाला है यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 में लिख रहा है। तो वहाँ तुम्हें परेशानी नहीं तो केमिस्ट्री में भी खजल, फिज़िक्स में भी आना है ये, वहाँ भी खजल। तो हमने खजल नहीं होना बेटा, और हमने ये इंप्रेशन अपने दिमाग पर नहीं आने देना कि फिज़िक्स में सिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं मुश्किल। पर मैथमेटिकल टूल अगर तुम्हारे वीक हैं तो वीक हो जाएगी, है ना। ये नेचुरल लॉग एक्स से टू द बेस 10 में कन्वर्ट हो गया बेटा, क्योंकि एल एन एक्स क्या होता है ना, देख मैं लिखूँ, एल एन एक्स क्या होता है बोल, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, है ना बेटा, यही है ना, इक्वल टू 2.303, और ये क्या लॉग ऑफ एक्स किस क्या था बेटा, टू द बेस 10। तो ई का जो बेस है अगर आपने 10 में कन्वर्ट करके लिखना है तो ये आएगा। अब आ गया है जी, बस पूछने पे जोर देना, तुमने जैसे ही कुछ लगा कि भाई कुछ समय में नहीं आ रहा है तो पूछोगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा। हाँ बच्चा, देखो बेटा अब या तो मुझे मैथ्स का चैप्टर आपको करवाना पड़ेगा, और डिफरेंस सिर्फ क्या है बेस का, बेस भी आपको मैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया के मतलब पर गिनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक चैप्टर में घुसेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आता। बेस मतलब एक नंबर हमने बेस ले लिया, उसके ऊपर सारा का सारा टेबल, अब चलो मैं यहाँ निकालता हूँ, नेट पे निकालता हूँ। आपकी फ़िज़िक्स की जो रेफरेंस बुक होगी उसके पीछे भी लॉग टेबल बने होते हैं, केमिस्ट्री की रेफरेंस बुक एनसीईआरटी में तो नहीं मिलेंगे, रेफरेंस बुक के पीछे होते हैं। अलग से मार्केट में जाओगे वहाँ लॉग टेबल मिल जाएंगे, उस लॉग टेबल में क्या होता है, sin 30 cos 30 ऐसी वैल्यू भी होती हैं, कॉस की भी tan की भी होती हैं, और साथ में लॉग और नेचुरल लॉग की वैल्यू भी होती हैं, लिखा होता है ऊपर नेचुरल लॉग टेबल या लॉग टेबल। लॉग टेबल लिखा है तो टू द बेस 10 है, नेचुरल लॉग लिखा है तो बेस उसका ई है। सो बेस का फ़र्क है कि 10 को बेस लेके वो सारा का सारा टेबल बना दिया गया कि इसकी वैल्यू ये आएगी, एक में ई को कॉन्स्टेंट को बेस बना के सारा का सारा टेबल बना दिया गया, ये फ़र्क। आगे चलो बेटा, चलो कोशिश करेंगे जब दोबारा हमारे पास दोबारा शुरू, क्योंकि ये दोबारा करनी सारी चीज़ें हमने, समय होगा तो मैं आपको उस बेस में घुस के भी जो मैंने किया था 10th में वो आपको भी करवा दूंगा ठीक है, तो यहाँ चले बेटा, ठीक है। अब आप लोगों ने निकालना है बेटा, साइंटिफिक कैलकुलेटर है किसी के पास मोबाइल में, है लॉग वाले है log 2 देखें बेटा, बिल्कुल बेटा 0.3010, 0.3010 आ गया। log 3 बता भाई, स्पर्श ना, हाँ 0.477, हर कुछ मत दिखाइयो, ध्यान से देखिए बताइए, ये है ना, हाँ। log 4, log 4 छोड़ परे रहने दे, log 5 बेटा 0.698 बच्चों, और बस इससे आपका काम हो जाएगा। आपको जानबूझ के ऐसी प्रॉब्लम देंगे वो लोग ताकि इन नंबर से आपका कोई भी लॉग निकल आए। फिर भी हम log 7 भी लिख लेते हैं, क्या याद करेगा तो स्पर्श करेगा याद,
लॉग ऑफ 7 बेटा, हाँ बोल। 0.845। बस काफ़ी है, और ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में करेंगे, लेकिन मेरी फिज़िक्स में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पड़ेगी केमिस्ट्री में ज़रूरत। तो क्यों कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा बेटा। फिज़िक्स में यूजली बहुत कम लॉग वाले जो आपको सॉल्व करने होंगे। फाइनली कई बार ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जाके लॉग V2/V1 उसी फॉर्म में आंसर होता है, वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो ये काफ़ी है। क्यों भाई, log 4 खा गया मैं, फिर log 6 खा गया, ऐसा क्यों? log 8 भी नहीं मैंने बोला ज़रूरत है, log 10 भी नहीं बोला ज़रूरत है, क्यों है? तेरे दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ते हैं बेटा। मैंने log बोला अभी जो है लिखने के लिए, मैंने बोला यार log 4 नहीं हमने लिखना। क्यों क्यों बोला बेटा ऐसा? क्योंकि इसको आप log 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, log 2 रेज पर 2 भी लिख सकते हो। log m रेज पर n कितना था? n log m है ना, 2 log 2। तो log 2 तो है ना आपके पास, 30102 से मल्टीप्लाई करो, log 4 आ गया। इसीलिए बोल रहा हूं कि जानबूझ के आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा ताकि इनसे आपके लॉग के आंसर आने शुरू हो जाए। लो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जी, लग रहा है ना बेटा पता? हम 6 भी खा गए जी, क्यों log 6 क्यों खा गए बेटा? log 2 इंटू 3 log 6 बन जाएगा। काय को ज़्यादा याद करने, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। क्या बनेगा? log 2 प्लस log 3। अरे भाई log 2 भी याद है, log 3 भी याद है, ऐड करने में कितना टाइम लग जाएगा? आ रहा है बच्चों? log 15 आ जाता है कहीं कैलकुलेट करने को तो log 3 प्लस log 5, 3 इंटू 5, log 3 प्लस log 5, 3 भी याद है 5 भी याद है, तो क्या तकलीफ है करने में? ज़रूरत पड़ती नहीं है बेटा, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि बच्चों का ध्यान रखा जाता है आजकल, तो वैसे ही तुम्हारे सिलेबस का मज़े लगे हुए तुम्हारे। कोरोना का ये फ़ायदा तुम सभी को हुआ है, और मुझे भी लगता है कि ज़्यादा ठीक हो गया है। सेमेस्टर सिस्टम आ गया। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जाते थे ना +2 के बाद, हमारा ट्राइमेस्टर सिस्टम था। ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने के बाद फाइनल एग्ज़ाम, और वो सिलेबस दोबारा नहीं आएगा। अगले 3 महीने बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम, वो सिलेबस दोबारा नहीं आएगा। अब 3 महीने में कोई कितना पढ़ा लेगा? इतनी सी बुकलेट होती है, फाइनल एग्ज़ाम दिए आराम से घूम रहे हैं। अब तुम्हारा सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है कि एक टर्म का सिलेबस अलग, जानते हो ना, दूसरे टर्म में वो नहीं आएगा, और जो पहले एग्ज़ाम दे लिया वो हो गया, अगले में वो नहीं आएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा लोग साइंस रख पाएंगे। +1 +2 में साइंस अपने आप में रखना ही एक बहुत बड़ी एडवांटेज स्टूडेंट को होती है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग बहुत बहुत सारे सुपरस्टिशन में अदरवाइज सारी दुनिया घूमती रहती है। साइंस नहीं रखोगे ना, +1 +2 में साइंस नहीं रखोगे, बहुत सारे सुपरस्टिशन होते हैं जिसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। पता नहीं होता, जिस चीज़ का पता नहीं है अब उसमें क्या बोलेगा। सीधी सी बात है, सभी रिलीजन सारे ही एक जगह जाके मिलते हैं, भगवान तो सभी मानते हैं। जिस चीज़ का इंसान को पता नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें वो हम भगवान के सिर पे ठोक देते हैं कि जी भगवान ने किया है। और जिस चीज़ का साइंस में पता चल जाता है उसमें हम एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं कि नहीं जी ऐसे होता है, ये भगवान ने नहीं किया हुआ है ना। पर अपने आप में करिश्मेटिक तो है ही है, हम लोग अपने आप में एक अजूबा हैं। आप लोग एक, जैसे गाड़ी के अंदर इंजन लगा होता है ना, इंसान ने गाड़ी बनाई, इंसान ने। अब तुम लोगों को भी तो किसी ने बनाया ही है, तुम्हारे पास भी एक इंजन पंप लगा हुआ है, और वो पंप लगातार 1 मिनट में 72 टाइम पंप करता है, तुम्हारी बॉडी में ब्लड भेजता है, इधर भी भेजता है, एंटी ग्रेविटी ऊपर भी भेजता है, बाजू में ही भेजता है, हर जगह भेजना पड़ता है। ब्लड नहीं जाएगा तो काम नहीं बनाएगा, बंदा जिंदा नहीं रह सकता। तो कुछ चीज़ें हैं कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें बनी हैं वो कैसे भी हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। फिर ये पंप हो रहा है, अब उसकी एक्सप्लेनेशन साइंस के पास है, जानते हो क्या? हार्ट में क्या, वो पंप क्यों करता है? हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है उसमें? क्या क्या तकलीफ है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में? वैसे बैठ रहा है जैसे, परेशानी क्या है उसको? क्यों 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 लगा मरने, कभी ऐसे कभी जैसे है वैसे बैठ रहा है आराम से, ना बंदा उठ पाएगा कभी।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, डाइपोल सुना है, +2 में पूरा चैप्टर आएगा आपके पास। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होने के बाद एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्शन होगी, चार्ज गायब हो गया, चार्ज गायब होने के बाद दोबारा पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होंगे, है ना, वो दोबारा वापस जाएगा, ब्लड आ गया तो दोबारा वापस जाएगा, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होंगे, फिर कंप्रेशन होगा। तो ये लगातार, ये नहीं भूलता उस पॉजिटिव नेगेटिव को क्रिएट करना, ये भूला तो बंदा गया, ऊपर का टिकट करता है सीधा, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं कि हम एक्सपीरियंस साइंस में कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते। अब आर्ट्स अगर आप रखोगे तो ये चीज़ें आपके दिमाग से कभी नहीं आएंगी, नहीं कि हाँ ये हो क्या रहा है यार, अपनी बॉडी के बारे में पता नहीं, हद होगी यार, 70-80 साल जीना है और अपने सराउंडिंग के बारे में पता नहीं है। एक फिनोमेना आता है, आप लोग देखते हो, आप लोगों ने भी किया होगा, इससे थोड़ा सा डिबेट कर रहा हूँ। हाँ, शिमला में तो खैर ठंड में क्या देखने को मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ गर्मियों के टाइम में, जैसे आजकल गर्मियाँ आने लगी हैं, अगर आप जाओगे बस में आगे जैसे बैठे हो या गाड़ी में आगे बैठे हो, तो अगर रोड पे आपको पानी दिखता है, दिखा किसी को? खाम खाई गर्मियों का है का पानी, रोड के साइड में होता है पानी, होता है लेकिन पानी होता है तब दिखता है, मतलब नहीं होता तब नहीं दिखता ना। दिखा किसी को? नहीं होता अभी दिखा किसी को? तेरे को दिखा? दिखता है दिखता है बेटा, अगर साइंस पढ़ी होगी ना, +2 तक पढ़ लोगे ना, तो आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे बॉस ऐसा होता है, पानी होता नहीं है फिर भी दिखता है। सारी दुनिया ये सोच सोच के सबको दिखता है, बस में आगे बैठे होंगे पीछे बैठे हो तो क्या दिखेगा, अगले वाले को खोपड़ी दिखती है बस लेकिन आगे बैठे हो तो पानी दिखता है भाई आगे रोड पे, और जब आगे पहुंचते हो फिर आप ढूंढते रहते हो कहाँ गया वो फिर पानी गायब। इसको हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, और अंग्रेजी में बोलते हैं मिराज। और ये ऑप्टिक्स का फिनोमेना है, मतलब लाइट का फिनोमेना है। तो जब आपने पढ़ लिया फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी दोगे, और आप बोलने में हेजिटेट भी नहीं कर रहे हो। अभी हेजिटेट कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो के, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना, दिख भी रहा हो ना, आसपास वाले से नहीं बोलते, उसको ही लगता है मेरी आंखें खराब तो नहीं होगी कि मेरे में डिफेक्ट है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पानी दिख रहा है बाद में आकर ढूंढ रहा है बंदा, बोले है ही नहीं है, बोले नहीं होना पक्का, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। बंदा सारी उम्र आधी उम्र इसमें बिता देता है कि बस मेरी तो आंखें गई ऐसी जगह जाके। अब साइंस आपने +1 में पढ़ ली तो होगा ये कि बंदा कॉन्फिडेंटली बोल तो पाएगा कि बहुत फिनोमेना है, कोई बात नहीं, वो जो एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ रही है वो ऊपर जाके रेयर मीडियम आनेगा, नीचे डेंसर है, रोड के साथ जो हवा है वो गर्म है, वो ज़्यादा गर्म है ना बेटा, रेयर मीडियम, ऊपर उठेगी तो ठंडी हो जाएगी डेंसर मीडियम। अरे भाई रेयर और डेंसर में के जब होगा तो रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, शायद आपने 10th में है शायद आपको, है ना, TIR अभी है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब आप इसको पढ़ोगे अच्छे से समझोगे तो फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मेरी आंखें खराब हो गई हैं। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप देख के भी उसको इग्नोर मारोगे, साथ वाले को बोलोगे नहीं कि मुझे ऐसा दिखा था, वो बोले कहीं ऐसे बोले पागल है, पता नहीं क्या क्या दिखता रहता पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है, वो शर्मो शर्मी बोलते, साथ वाले को नहीं बोलता यार मेरे को ऐसे दिखा, है ना बेटा। तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, +1 +2 में साइंस पढ़ने के बाद आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ अपने ज़िंदगी, अपने आप के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में जान लिया, और वो जानना ज़रूरी भी है, ठीक है जी। पर पहले जानना ज़रूरी है मैथमेटिकल टूल्स तो अगर आपके पास ये टूल होंगे, जानबूझ के आपको ऐसी प्रॉब्लम दी जाएगी ताकि आप इनकी हेल्प से उस लॉ को सॉल्व कर सको, आप सॉल्व कर लोगे। फिर आपने प्रॉब्लम देखना बेटा, फिजिक्स में तो इनसे हो जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री वालों को हो सकता है लॉग 11 और 13 भी याद रखने पड़े, पर मुझे लगता नहीं कि ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपके सब्जेक्ट की नॉलेज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो लॉग टेबल आते हैं कि नहीं आते इसकी टेस्टिंग नहीं करते, है ना। तो इतना काफ़ी है। क्या आप लोग यहाँ तक क्लियर हो पाया बेटा? कोई समस्या बच्चों यहाँ तक? आगे चलूँ क्या? ये ऑनलाइन वाले सो के बेटा के जाग रहे हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। एक ही जाग रहा है बेटा, सारे जाग रहे हैं? वो बाकी? अच्छा चलो बहुत बढ़िया जी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बेटा, ग्राफ्स एंड इक्वेशंस। लेकिन ये टूल मैं एक ही लेक्चर में ख़त्म करना चाहता हूँ, और आज हमारे पास इतना टाइम है नहीं है। चलो एक बता देता हूँ, फिर दोबारा शुरू कर लेंगे नेक्स्ट टाइम से इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ जब रिकॉर्डिंग हो तो एक लेक्चर में सारा का सारा ही आ जाए। बहुत शानदार टूल, क्योंकि इक्वेशन की ना तो मैथ्स में कमी होती है, ना फिज़िक्स में, ना केमिस्ट्री में। सिखाऊंगा मैं, काम तुम्हारे मैथ्स में भी आना है और काम तुम्हारा केमिस्ट्री में भी आना है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले तुमने इक्वेशन नहीं देखी, इक्वेशन इससे पहले भी देखी है। 9th-10th में भी तो इक्वेशन थी, v=u+at, 9th में है ना बेटा, ट्रांसलेशन मोशन के लिए। s=ut+12at² या ut-12at², याद आया? और कोई इक्वेशन जो इस बार 10th में तुमने पढ़ी हो? बैलेंस फॉर्मूला ही बोल दो। 1/f=1/v-1/u। अभी देने पेपर इसके? दे दिए? दे दिए? अब मेरे को याद तो रखा करो, पेपर ऊपर दे दे दिए तो फिर छोड़ दिया। मिरर फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/u+1/v, ये मिरर फॉर्मूला था, है ना? तो ये सारी इक्वेशंस हैं, और इक्वेशन की कमी नहीं है, ना 9th में ना 10th में, और +1 में तो भरमार है। आप जानते हो 9th-10th की आपकी इतनी सी बुक थी, है ना, साइंस की। अब फिज़िक्स की ही इतनी बड़ी बुक है, मतलब सारी 10th की मिला के फिज़िक्स की आपको अकेली मिल जाएगी। एनसीईआरटी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो काफ़ी कंसाइज है, बिल्कुल टू द पॉइंट उसमें बातें हैं। लेकिन बाकी अगर और बुक तुम लेते हो, रेफरेंस बुक लेते हो, तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी बड़ी मिल जाती है। ऐसी ही केमिस्ट्री की, वो अभी देखते तो 10th तो दे पहले, अभी तो ये कर, तो है ना बेटा। तो अब सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इक्वेशन की कोई कमी नहीं है, और इक्वेशन की कोई कमी नहीं है तो ग्राफ की भी कोई कमी नहीं है। जहाँ इक्वेशन होगी वहाँ ग्राफ तो होंगे बेटा, है ना। तो इक्वेशंस, ग्राफ एंड इक्वेशन, और सबसे पहले हमारे पास आता है, मैं इस लेक्चर को दोबारा रिपीट करूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम में मैं चाहता हूँ सारा एक ही लेक्चर में हो, ग्राफ्स एंड इक्वेशन, क्योंकि आधे आधे कटे हुए टूल फिर लेक्चर में अच्छे नहीं लगते। पर अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता, जितना टाइम है उतने टाइम के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। या कोई ऐसा टूल छोटा हो यार, दो देखूँ आगे। ग्राफ्स एंड इक्वेशन काफ़ी बड़ा है ना ना ना, ये तो बहुत बड़ा है। अबे अगले वाला टूल दिखा दे कोई, जो छोटा जैसा हो। नहीं, डिफरेंशिएशन वो भी काफ़ी लंबा है। चलो ये ग्राफ एंड इक्वेशन पे ही चलते हैं हम लोग, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको इसके बारे में। और बहुत ही शानदार टूल है, क्योंकि इक्वेशन होंगी तो ग्राफ तो होंगे ही, और वो ड्रॉ भी करने होंगे और आपसे पूछे भी जाएंगे। अब आपको मैं तो जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशन लिखवाऊंगा बेटा, है ना, और एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है। याद आपको ही रखना पड़ेगा, हमारा काम करवाने का है बेटा, घर वालों का काम फीस भरने का है तुम मस्ती मारो, तुम्हारा तो कोई काम है नहीं कि है, पढ़ने का काम है, याद तुम लोगों ने करना है, ये ध्यान रखना। सबकी दुनिया में है, सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो फिक्स हैं, और अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते जाएंगे सारे, तो फिर रिज़ल्ट आता है। ताली भी दोनों हाथ से बजेगी। मैं कुछ करवा रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो मज़ा आएगा मुझे भी पढ़ाने में, तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। और अगर मैं पढ़ाता रहूँ, घर वाले फीस देते रहें तो, और तुम बोलो जी कि हम तो साहब आदमी हैं, बोले तुम कराते जाओ जो करना है तो हम तो नहीं करने वाले कुछ नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा, ना मुझे पढ़ाने का आएगा, ना आप लोगों को पढ़ने का आएगा, और ना ही रिज़ल्ट आएंगे। बस एक टारगेट के साथ चलना है कि 2 साल +2 होने के फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिसमें भी आपने जाना, नीट देना है, चाहे आईआईटी या जेईई में अपीयर होना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको निकलना है। और उसको निकलने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुनना है, जो हम बोलते हैं वो अच्छे से सुनना है,
मैं बार बार कोई 100 बार रिपीट कर चुका हूँ, मैथमेटिकल टूल के बिना फिजिक्स में आगे मत बढ़ना। बढ़ जाओगे, कई बार शौक होता ना कि यार रेफरेंस बुक ली तो आगे पढ़ते हैं क्या है क्या नहीं है, आधी अधूरी चीज़ें पल्ले पड़ेंगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगी, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, बिना मैथमेटिकल टूल के आपको आगे नहीं बढ़ना है। इसमें जब जिस दिन लगे ना एक्सपर्ट हो गए, बस मज़ा आ गया, अब फिर आगे बढ़ना है, सर पर दौड़ोगे, फिजिक्स नहीं है मुश्किल बेटा, है ना, वो हो जाएगी। ग्राफ्स एंड इक्वेशन में फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है भाई? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? y इक्वल टू mx, ऐसी कोई इक्वेशन है। मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, y इक्वल टू mx जब लिख रहा हूं तो y की जगह कोई और फिजिकल क्वांटिटी ले सकती है, x की जगह कोई दूसरी क्वांटिटी होगी, m इज कांस्टेंट, m क्या है? कांस्टेंट। अब मैंने पहली इक्वेशन आपको लिख दी y इक्वल टू mx, इसके एग्जांपल भी दूंगा, ऐसा नहीं कि इक्वेशन ही लिखूंगा, बड़ा सा लिखता हूं थोड़ा, y इक्वल टू m इंटू एक्स। बेटा ये आगे ग्राफ दिख रहा है सबको? व्हेन x इज 0 y इक्वल टू 0, राइट? ये आ गया पहला पॉइंट, व्हेन x इज 0 y इक्वल टू 0। x जब बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, तो x बढ़ा तो y भी बढ़ा, और ये पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेंगे कि आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और स्ट्रेट लाइन भी कैसी स्ट्रेट लाइन बनेगा? वो ऐसी जैसी स्ट्रेट लाइन बनेगा। मेरे ख्याल से मैं कलर चेंज कर दूं, ऑनलाइन वालों को दिक्कत हो सकती है देखने में, वो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखें बेटा, y अपॉन एक्स किसके बराबर है? अगर यहां से निकालूं y डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू m, y डिवाइड बाय एक्स अगर मैं करूं, ध्यान से देखिएगा, y डिवाइड बाय एक्स बेटा अगर मैं करूं तो y ये रहा, यही है ना बेटा, और x ये रहा, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं आ गया y अपॉन एक्स, ये y है ये x है, y अपॉन एक्स क्या बना? tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। पर यहां तो y अपॉन एक्स कुछ और ही बोला हमने, क्या m है ना बेटा, तो यहां तो y अपॉन एक्स m के बराबर है, मतलब m ही तुम्हारा tan थीटा है। ये जो m है ये tan थीटा की वैल्यू आपको देगा, और इसको क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ द ग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा? स्लोप ऑफ द ग्राफ। m इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, m इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ। m इक्वल टू tan थीटा, मैं यहां लिखता हूं, और इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ समझ में आ गया हो तो यहां से हटा दूं बेटा जगह खाली करने को? बहुत बढ़िया जी। tan थीटा इज स्लोप ऑफ द ग्राफ। यहां स्लोप ऑफ द ग्राफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन जब भी होगा तो स्लोप पॉजिटिव। क्यों? ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद आया? साइन कॉस टेन सीकेंड कोसीकेंड कोटेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ tan थीटा, स्लोप इज पॉजिटिव हियर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जी इक्वेशन तो मेरे पास ये नहीं है, इक्वेशन तो मेरे पास ये है, y इक्वल टू माइनस एम एक्स की इक्वेशन है, सिंपल अपने दिमाग में बिठा लो, y की सिंगल पावर x की भी सिंगल पावर होगी, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। आप स्ट्रेट लाइन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है ना, कैसे भी हो सकती है, लेकिन y की सिंगल पावर है और x की भी सिंगल पावर है, तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनना है, ये पक्का है। और दोनों न्यूमरेटर में, y भी न्यूमरेटर में x भी न्यूमरेटर में, y की भी सिंगल पावर x भी सिंगल पावर, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। y इक्वल टू माइनस एम एक्स, स्लोप नेगेटिव हो गया, m नेगेटिव है, और स्लोप नेगेटिव का मतलब है एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन और ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सेकंड में भी और फोर्थ में भी, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है बेटा, है ना। तो आप अगर ऐसा बोलो तो आप बोलोगे जी ग्राफ क्या आएगा? ग्राफ आएगा भाई ऐसा, और यहां पर tan थीटा कौन है? स्लोप ऑफ द ग्राफ।
टेन थीटा माइनस एम के बराबर है। मैं थीटा पिछले की तरफ ले रहा हूं बेटा। आप कई बार आप बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में अपने आप नेगेटिव आएगा वो, ठीक है। पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव स्लोप, एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन नेगेटिव स्लोप, आप ऐसा बोलिए। तो मैं क्या बोलूंगा, यहां एम किसके बराबर है, माइनस टेन थीटा के बराबर है, राइट। या टेन थीटा इक्वल टू माइनस एम के बराबर है, ऐसा बोल दो। स्लोप नेगेटिव होगा तो एक्यूट एंगल विद रिवर्स डायरेक्शन, स्लोप पॉजिटिव होगा तो एक्यूट एंगल विद फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब बोलते ही जाना है कि कोई इक्वेशन का ग्राफ भी बनाना है। बोलो कोई ऐसी इक्वेशन जो कि y की भी सिंगल पार, x की भी सिंगल पार, लेकिन y को कोई और रिप्लेस कर दे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जानते हो? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? क्योंकि आप लोग 10 से +1 में गए ही हैं, क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, बिल्कुल सही है। एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिर बेटा कौन सी होगी फिजिकल क्वांटिटी? तेरा नाम क्या है आलिया। हाँ आलिया, फिर कौन सी होगी बेटा फिजिकल क्वांटिटी? इसने बोला एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। हाँ जी वंशिका जी, एनी एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। है कौन बोला? हाँ सही है, लेंथ मेजर की जा सकती है। तो उसने क्या बुरा बोला? तुम उसको ऐसे देख रहे हो तो बंदा खत्म कर देना अभी अभी। वो बेचारा ठीक बोल रहा है, आस पास वाले घूरे जा रहे हैं, बोले बंदा ठीक नहीं है। ठीक बोला बेटा, लेंथ हो गया। और अरे मास मेजर किया जा सकता है बेटा, वेट मेजर किया जा सकता है, फोर्स मेजर की जा सकती है भाई, वेलोसिटी मेजर की जा सकती है, एक्सेलरेशन भी मेजर की जा सकती है, लीनियर मोमेंटम मेजर कर सकते हो, है ना बेटा। तो आपके पास जो भी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर, डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी मेजर कर सकते हो, जो भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी है। कोई एग्जांपल ऐसा कि जो फिजिकल क्वांटिटी ना हो, जिसको आप मेजर ना कर सको? विच कैन बी मेजर्ड, विच कैनॉट बी मेजर्ड। तो पाई तो डिफाइंड है, पहले कॉन्स्टेंट है। सेंटिमेंटल नहीं होना बेटा ऐसे मतलब। है और कुछ? चलो, जैसे साउंड की लाउडनेस है बेटा, है ना। अब साउंड की लाउडनेस है, मैं बोल रहा हूँ अभी, बात कर रहा हूँ, तो बात कर रहा हूँ तो तुम सभी के लिए जैसे एक ही डिस्टेंस से पूछे, ये तीनों बैठे हैं यहाँ पे, या पीछे वो दोनों बैठे हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनके कान को चलो। लड़कियाँ थोड़ी सेंसिटिव होती है, बोले सर ने हमारे कान ही बहरे कर दिया। तुम दोनों भाई, तो वो दोनों एक ही डिस्टेंस पे हैं मुझसे, और एक ही डिस्टेंस पे दोनों को लाउडनेस सेम होनी चाहिए। लेकिन ये स्पर्श है, क्या बोल रहा है, बोले मेरे को तो सुनाई नहीं देता, पता नहीं क्या बोलता रहता है आगे खड़ा होकर। और वो साथ में बैठा बोला, बोले अरे बोलता है बड़े तेज है, कान खा दिए इस बंदे ने। अब प्रॉब्लम मेरी नहीं है, मैं तो एक ही साउंड भेज रहा हूँ बेटा, लाउडनेस एक ही भेज रहा हूँ, लेकिन एक ने अपने कान ही जिंदगी भर साफ नहीं कराया है। अब उसके कान में ये मोटा मोटा जमा हुआ है, और अगला अगला रोज घोषता रहता है, ऐसे बैठता रहता है कान के। उस भाई पे जरा ध्यान देता है। तो अब लाउडनेस जो है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इट डिपेंड अपॉन कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल ईयर। यही हुआ ना बेटा। अब वो इंटेंसिटी आ जाएगी, वो इंटेंसिटी मेजरेबल है, इंटेंसिटी सबके लिए एक है, इंटेंसिटी जो तेरे लिए वो इसके लिए, एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, है ना, वो इंटेंसिटी वो मेजरेबल क्वांटिटी है। लेकिन लाउडनेस है सच, वो इंडिविजुअल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी, वो मेज़र नहीं की जा सकती। फिर आप बोलते हो कि हाँ आपकी कोई मतलब इमेजिनेशन की बात करते हो, आप इमेजिनेशन का भी क्या मेजरमेंट लोगे? वो बंदा ये बंदा बोला मैं तो 2 किलो इमेजिन करूँगा, बोले मैं। क्या इमेजिन करेगा, पता नहीं क्या करेगा। अगले वाला बोलता बोले 2 लीटर करूँगा मैं।
वो इमेजिनेशन की कोई मेजरमेंट नहीं है, किलो में नहीं है, कोई उसमें नहीं है, लीटर में नहीं है, या एम्पेयर में नहीं है ना। तीसरी वंशिका बोलती मैं तो एम्पेयर में मेजर करूँगी इमेजिनेशन का तो उसका कोई यूनिट नहीं है, इसलिए हमने बनाया, क्योंकि उसको मेजर नहीं किया जा सकता, है ना बेटा। खैर वापस देखें, y इक्वल माइनस एम एक्स, कोई एग्जाम्पल बताओ जिसका एग्जाम्पल y इक्वल एम एक्स हो बेटा, कोई इक्वेशन। क्या v इक्वल टू 80, अगर u 0 है तो 80 भी तो लिख सकते हो ना। अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0 तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 0 हो गया, v इज इक्वल टू 80। अब यहां आपसे कोई बोलेगा कि v और t के बीच का ग्राफ करो, तो y की जगह v आ गया, x की जगह t आ गया। आप बोलोगे a इज पॉजिटिव, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ये क्यों नहीं, नीचे वाला नहीं मैंने बोला, क्योंकि टाइम आप नेगेटिव नहीं लेते, है ना। अगर आप बोलोगे टाइम नेगेटिव नहीं लेना है, नहीं वैसे नहीं लिया करते, यूजुअली हम अवॉइड करते हैं टाइम। अगर नहीं t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं। और अगर आप बोलो कि नहीं ओरिजिन कुछ ऐसा है कि टाइम नेगेटिव भी ले सकते हैं हम लोग, तो वापस भी आएगा। लेकिन अगर t इज इक्वल टू 0 से आपने स्टार्ट करना है, मतलब अभी कोई चलने लगा और अभी आप यहीं से स्टॉप वॉच शुरू कर रहे हो, तो t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो इतना सा आएगा, आधा ग्राफ काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे ये बताओ कि इसका tan थीटा क्या देगा, एक्सेलरेशन। मतलब vt ग्राफ होगा और यहाँ 30 डिग्री का एंगल होगा, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आप बोलोगे tan 30 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ग्राफ की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, हर कुछ इंपॉर्टेंस है। एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको आराम से बनाया जा सकता है। जब हम पूरा ग्राफ कर लेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको इसको समझने में भी और इसको करने में भी, और इसको कराऊंगा मैं फिजिक्स में, और यूज इसका आपका केमिस्ट्री में भी होगा, क्योंकि केमिस्ट्री भी इक्वेशन से भरी पड़ी है ना। तो वहाँ नहीं आपको कोई कराएगा ग्राफ्स एंड इक्वेशन, यह इसका याद रखना, वहाँ भी काम आएगा। मैथ्स वाले करवाते हैं +2 में, नहीं करवाएंगे तो ये आपको याद तो रहेगा करवाते हैं, मैथ्स में होता है, मुझे +2 का अपना याद है, था ये टॉपिक ग्राफ्स एंड इक्वेशन। और बोलो बेटा कोई इक्वेशन, हद हो गई यार। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भूल गए, 9th में पढ़ी है। अभी तो चलो +1 हम स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, पर ये वाली इक्वेशन तो बच्चा पता है यार आपको, नहीं पता। F इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन, F इक्वल टू ma। तो y एक्सिस पे कौन आ गया, फोर्स, और x एक्सिस पे आ गया एक्सेलरेशन मान लो, तो क्या आ गया, y इक्वल टू mx। ऐसे ही ग्राफ तो आएगा। tan थीटा क्या देगा, मास की वैल्यू देगा, आपसे मास पूछ सकता है, F और A का ग्राफ देगा, थीटा देगा, फाइंड मास ऑफ द बॉडी, tan थीटा इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। समझ रहे हो यूज इसका। तो इस तरीके से मैं जनरल इक्वेशन जितनी भी आपकी अवेलेबल हैं पूरी फिजिक्स में, सारी इक्वेशन तो नहीं करता हूँ, लेकिन यूजुअली जो मेन इक्वेशन है उन सब के ग्राफ में यहाँ डिस्कस करूँगा। और ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा या कुछ और चीज़ आपको क्या दे सकती है, वो सब के सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बोला, आज तो हमने स्टार्ट ही किया है बेटा, है ना, तो स्टार्ट कर लिया तो अच्छा है, लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगा टॉपिक, दोबारा शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बोलो। बिल्कुल सही है बेटा, V इक्वल टू IR पढ़ा तुमने, इसी साल पढ़ा है ना। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट, और R क्या है, चलो तुमने इस साल का है, अभी एग्जाम होने ना तुम्हारे, चलो बढ़िया बेटा। तो मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस से तुमने क्या समझा, जब आपको कहा गया कि R इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से क्या समझे तुम लोग। ऑब्स्ट्रक्शन, काय की ऑब्स्ट्रक्शन बेटा, फॉर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और इलेक्ट्रॉन को चलने से रोक रहा है कोई, उसको रेजिस्टेंस बोल दिया हमने। कौन रोक रहा है, रेजिस्टर मत बोलिए, एटम्स बोलिए, है ना बेटा। ये आप वो पॉजिटिव आयन कुछ एक हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन आप बोल सकते हो, ये कुछ ऐसा है। मतलब आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई, जब कुछ भी आपको बात करनी है तो सब कुछ पता होना चाहिए। मान लो ये कंडक्टर आपके पास और अंदर क्या है, एटम, है ना बेटा। अगर भाई एटम है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला तो कभी इससे एटम से टकराएगा, कभी इससे, कभी इससे, कभी यहाँ से होकर फिर वापस जाएगा। इलेक्ट्रॉन का रास्ता आसान नहीं होता।
एटम से टकराता है एंड दैट मीन्स एटम्स आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी ऑब्स्ट्रक्शन को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग। कोई ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, कोई कम ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इन इलेक्ट्रॉन को तुम क्या समझते हो, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? बेचारों का मास बहुत कम है 9.1 इंटू कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? -31 kg। एक बच्चा बोल रहा है, बाकी लोगों ने खैर याद बाद में मैं भी लिखवाऊंगा, बाद में तुम याद कर लोगे, पर ये पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। -31 लिखना ही आसान है, बाकी जब डेसिमल लगा के 30 जीरो लगाओगे ना, फिर लिखो फिर लिखोगे 931, तो पता चलेगा कितना मास है। पहले 30 जीरो लगेंगी डेसिमल के बाद इतना मास है इलेक्ट्रॉन का। तो अगर इतना मास इलेक्ट्रॉन का है, फिर तुम्हें क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस क्या होगी इलेक्ट्रिसिटी में? बेचारा ऐसे ही खाम खाई, बोले तू कौन, मैं खाम खा। क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रॉन में? है इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, तो इजीली मूव करके क्या क्या कर लेगा वो? क्या उखाड़ लेगा किसी का? चार्ज को कैरी करेगा, करंट को बढ़ा सकता है। करंट मतलब इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो ये इलेक्ट्रॉन ने, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारी अपनी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कि किताबों में इंपॉर्टेंस है बस, वहाँ पे रखा रट्टा मारा, करंट क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया, कोई न्यूमेरिकल आया वो कर दिया। कि तुम्हारी अपनी लाइफ में भी इसका कोई रोल है? क्या रोल है तेरी लाइफ में भाई? सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी है जैसे 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 तारों में, ट्यूबलाइट में सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी है, तो उससे क्या हुआ? यूज़ हो रही है, मतलब ट्यूबलाइट से तेरे को लाइट आ रही है और फैन से तेरे को हवा आ रही है। मज़े लगे में बिल्कुल बेटा, एटम, हाँ आप लोगों में भी एटम है और करंट। मैंने बताया आपको पहले भी कि हम लोग सभी लोग एटम्स मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, और हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। तो हमारे पास हर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन बाहर हैं नेगेटिव चार्ज है, उतने ही पॉजिटिव चार्ज अंदर है। कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, सब घूम रहे हैं। घूम रहे हैं तो दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग करंट। तुम्हारे हर एटम के अंदर थोक में करंट है। तुम्हारी अपनी बॉडी में करंट काउंट करें तो अनकाउंटेबल हो जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि जब किसी के साथ हाथ मिलाते हो तो इलेक्ट्रॉन गुस्सा नहीं आता उसको कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, रगड़ना है इसको तुम्हारी बॉडी से उसमें फ्लो कर गया, बंदा पुट्ठा पड़ा हुआ है। फिर इसको हॉस्पिटल जाते पूछे, बोले क्या हुआ? बोले जी हाथ मिलाया था गलती से तो वो कन्फाइंड है, एटम के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, अच्छी बात है। लेकिन दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग करंट इनसाइड भी, अंदर भी। इन इलेक्ट्रॉन की इंपॉर्टेंस तुम्हारी अपनी लाइफ में बेटा, तुम्हारे सुबह से लेकर शाम तक के सारे काम ये इलेक्ट्रॉन करते हैं। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे टीवी को चलाने वाले इलेक्ट्रॉन है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस करते हो ना, उस प्रेस के एलिमेंट को रेड हॉट करने वाले इलेक्ट्रॉन यही है। ये इलेक्ट्रॉन जब चलता है, ये एटम है मान ले, है ना, और यहां से इलेक्ट्रॉन जब चला, इसके साथ टकराया, इसके साथ टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया। ये मास बेशक छोटा है, लेकिन टकरा टकरा के मार मार के लाल कर देता है एटम को। सोचो, इतना छोटी सी आइडेंटिटी, और किसी को मार मार के रेड हॉट कर दें। तुम कर सकते हो किसी को मार मार के लाल, कि उसको गर्मी निकलनी शुरू हो जाए रेड हॉट हो गया, चमक रहा है चारों तरफ से और हीट दे रहा है है तुम्हारे बस में? तुम्हारे पास आयरन की अगर शीट भी पकड़ा देना बेटा हाथ में, और तुम्हें एक हैमर दे दिया जाए और बोले भाई इसको रेड आउट करना है, तो तुम्हें इतनी एनर्जी शायद नहीं है कि 5-7 हथौड़े मार के देखो, वो गर्म मिलेगा तुम्हें, गर्म हो जाएगा। ज़्यादा मारोगे और गर्म हो जाएगा, बिकॉज द मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। होता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी भाई काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एटम से टकरा रहा है, इतना बड़ा एटम उससे टकराया, तो यहाँ कोई छोटा बड़ा को नहीं है दुनिया में। कोई छोटा भी मतलब गदर डाल जाता है, और इलेक्ट्रॉन ने सबसे ज़्यादा गदर डाला हुआ है। सबसे छोटा और सबसे खतरनाक यही है हमारी दुनिया में। अब जिस गीज़र के एलिमेंट से जाके टकराया, उसके एटम को मार मार के रेड हॉट कर दिया, और रेड हॉट पानी में डाला तुमने वो एलिमेंट, पानी के टच में आया और पानी को गर्म कर दिया, तुम नहा रहे हो मज़े से। अरे इलेक्ट्रॉन की तुम्हारी अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है बेटा? सुबह शाम तक नहाने से लेकर शाम को सोने तुम्हारा इसी का तो काम है। तुम अपना जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें भी तो इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको चार्ज भी करना पड़ता है, उसके बाद वही इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो कर रहे होते हैं, वही तुम्हारे सेमीकंडक्टर को रन कर रहे होते हैं, उसकी वजह से तुम्हारा नेट चल रहा होता है, उसी की वजह से तो है सब कुछ।
अपनी बॉडी में जो है सो तो है ही है, पर आसपास जो है तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन का ही तो रोल है सारे में, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को अपनी आसपास ढूंढ के किताबों में रट्टा मारने के बजाय, किताबों में चीज़ें ठीक है पढ़ ली, पर फिर उसके अपने आसपास देखो। ये नहीं है कि रट्टा मार लिया हो गया ख़त्म हो लिया, बोले कर लिया हमने फॉर्मूले सारे याद, फॉर्मूले भी करिए लेकिन उसको अपने आसपास ढूंढने की कोशिश भी करिए। चीज़ें इतने बढ़िया तरीके से समझ में आएगी, सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन वालों अटेंडेंस लगा लो बच्चों, अटेंडेंस लगा के डाल देना बच्चों, है ना। चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ जी, और ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी।